और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर उनके दौरे अमेरिका को लेकर बड़ा इल्जाम लगाया है। स्मृति ईरानी ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल के अमेरिका में सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि वो इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में खातून सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की। वो राहुल गांधी के साथ मीटिंग में बैठी हैं। इस खातून को जॉर्ज सोरोस की तरफ से माली इमदाद फराहम की जाती है। सिर्फ राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि वो उनसे क्या बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस और उनकी तरफ से फंड फराहम करने वाली तंजीमों का राहुल गांधी के साथ ताल्लुक नया नहीं बल्कि पुराना है। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये बात पहले भी मंजर आम पर आ चुकी है कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और सुनीता विश्वनाथ भी सोरोस के साथ काम कर रही हैं। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है। आप सबके ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस विषय को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्वरूप देश को समझ आता है। जून का महीना है, आपातकाल की याद निश्चित ताजा करते हुए गांधी खानदान ने पुनः देश को यह प्रमाण दिया है कि चाहे राज्य में उनके पास सत्ता आ जाए, वो सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यकसन सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसूली तौर पर वो कॉमन सिविल कोड की हिमायत करती है, लेकिन तमाम मजहबी फिरकों के साथ बातचीत के बाद इत्तेफाक राय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संदीप पाठक ने कहा कि उसूली तौर पर हम यकसन सिविल कोड की हिमायत करते हैं। आइन का आर्टिकल 44 भी इसकी तायीद करता है। आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन यह मसला तमाम मजाहिब से मुताल्लिक है, इसलिए स्टेक होल्डर्स के साथ इत्तेफाक राय किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के बयान के बाद मुल्क भर में यकसन सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने यकसान सिविल कोड पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आग को गवाह मानकर 7 चक्कर लगाना भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। 7 चक्कर लगाकर और आग की बरकत हासिल करके आपकी शादी हो जाती है।
फिर इस कानून में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप सबको आग के गिर्द घेरा डालेंगे? जनाजे में भी क्या तब्दीली होगी? क्या HUF में भी तब्दीली आएगी? अपनी बात को बरकरार रखते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा, भड़कना गलत है और भड़काना भी गलत है। वो लोग भी इस कानून की मुखालफत करेंगे जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये न माना जाए कि ये तीर हम पर चला गया है। 44 आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि वो प्रिंसिपल्स, वो बुनियादी उसूल जिस पर हमको सरकार चलानी है या हमको व्यवस्था बनानी है। लेकिन वहीं उसी संविधान में आर्टिकल 25 भी है। वो एक फंडामेंटल राइट है, आस्था का, विश्वास का, अपने पूजा पद्धति का, वो भी आर्टिकल 25 है। तो आर्टिकल 25 को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। तो 44 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, इसका फैसला कौन करेगा? ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वही सुप्रीम कोर्ट करेगा जिसने ये संकेत दिए होंगे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता जब तक, तो तब तक ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, उसमें तो कोई वो तो तर्क में कोई वो नहीं है, कोई बात बनती नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग की। न्यूज 18 से बात करते हुए बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह मीटिंग पीएम मोदी के हालिया बयान को लेकर नहीं थी, यह रूटीन मीटिंग थी। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वजीर आजम ने मध्य प्रदेश में चुनाव के पेश नजर कॉमन सिविल कोड से मुताल्लिक बयान दिया है। कासिम रसूल ने कहा कि वजीर आजम का कहना कि मुल्क में एक कानून होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। मुल्क में अलग अलग कानून हैं, CRPC का कानून मुल्क में एक नहीं है, ये रियासतों पर मुनहसिर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रणनीति बनाने में जुट गया है। कल भी देर रात तक मीटिंग चलती रही। क्या चीजें डिस्कस हुई, क्या चर्चा हुई, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। सर, काफी लंबी मीटिंग चली, बताया जा रहा है लगभग 3 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग चली। क्या तय पाया है? क्या आप लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते, एक फैमिली में 2 कानून नहीं हो सकते, वो ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि कल की जो मीटिंग थी वो प्रधानमंत्री के बयान पर नहीं थी। हम लोग लॉ कमीशन में एक ड्राफ्ट हमने तैयार किया था, उसको फाइनल करना था। वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था, उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया थी। तो कल जो मीटिंग थी वो रूटीन की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी और उसमें हमारा जो चीज़ तैयार की थी लीगल कमेटी ने, उसको पेश किया गया था। उसमें क्या कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उस पर विस्तार से बहस हुई है। गुफ्तगू की है कि हम पिछली बार जो हमने लॉ कमीशन को जो चीज़ सबमिट की थी उसको और ज़्यादा एलेबोरेट करके इसको हम जवाब देंगे। जिस तरह के सवाल लॉ कमीशन पूछ रहा है कि 12 जून से 12 जुलाई के बीच में आप लोग अपनी अपनी राय दें, क्या उन सवालों पर आप लोगों को आपत्ति है? सवाल क्या है? लॉ कमीशन ने ये पूछा कि यूसीसी पर आपकी राय क्या है, यही है ना, सवाल तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत वेग किस्म की बात है। लॉ कमीशन जैसे ऐसी बॉडी को जो कि लॉज के ऊपर में डेलिब्रेट करती है, उसको स्पेसिफिक सवाल करना चाहिए था, सवाल नहीं किया। तो ठीक है, हमने जवाब जो तैयार कर रहे हैं हम उस पर यही बात करेंगे कि भाई ये जो आर्टिकल 44 है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, और ये जो चीज़ है उसके अंदर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और बहुत सारी बातें हैं जो देश में उसकी ज़रूरत है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और अब आप जो है सिर्फ उसमें से एक आर्टिकल 44 को लेकर उस पर बात कर रहे हैं, और ये हमेशा से ये मुद्दा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है। अब हमारा मानना ये है कि इस वक्त में ये इसको उठाया इसलिए जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन सामने आने वाला है। तो ये बात हम कहना जा रहे हैं कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, यूसीसी सिखों का भी इशू है, यूसीसी क्रिश्चियंस का भी इशू है, यूसीसी हिंदुओं का भी इशू है, यूसीसी ट्राइबल का भी इशू भी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 371A और 371G में नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स हैं, मीजो, कुकी, नागास, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। डॉक्टर साहब, सभी लोगों से राय मांगी गई है, पूरे देश के लोगों से राय मांगी गई है, तो सबको तो शामिल किया गया है इसमें। नहीं, शामिल किया गया है, मतलब है कि हम तो यही कह रहे हैं ना, सबको राय देना चाहिए, सबकी राय आनी चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए। लेकिन ये इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। आप सबसे बुलाकर बात कीजिए। लॉ कमीशन को चाहिए कि उनसे फिजिकल मीटिंग कीजिए जर्नलिस्ट लीडर से, उसके बाद किसी नतीजे पहुंचने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि 1 महीने का टाइम
140 करोड़ 140 करोड़ लोगों के लिए पूरे देश के, ये मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। टमाटर इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अपना रंग दिखा रहा है, यानी टमाटर की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में कई रियासतों में इजाफा हुआ है। बाजारों में जरूरी सब्जियों की कीमत 100 रुपए या इससे ज्यादा हो गई है। ताजिरों के मुताबिक टमाटर की कीमतें अचानक आसमान को छूने लगी हैं, क्योंकि मौसम की खराबी ने इसकी सप्लाई को मुतासर किया है। सप्लाई की कमी की वजह से कीमतें 20 ता 30 रुपए फी किलो से बढ़कर 80 ता 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। बड़ी पैदावारी रियासतों में सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से सप्लाई मुतासर हुई। कर्नाटक और तेलंगाना जैसी जुनूबी रियासतों के साथ साथ कुछ पहाड़ी रियासतों में गुज़श्ता चंद दिनों में बारिश हुई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से सप्लाई में रुकावटें हैं। मार्केट के लोगों का कहना है कि आइंदा चंद रोज में कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। टमाटर इस वक्त पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दीगर सब्जियों की कीमतें भी दोगुनी हो गई हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से घरेलू खवातीन का बजट मुतासर हुआ है। एकदम से बढ़ गई बारिश के चक्कर के माने सब टमाटर खराब हो गए। पहले तो 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो ऐसे बिकते थे, 20 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं था भाव, और अब महंगे हो गए। अब अचानक ये आधे फूटे निकलते हैं, आधे बढ़िया निकलते, रात को टमाटर बढ़ते हैं, सुबह लाके लगाते हैं, आधा नहीं मरता है बस। अब महंगे हो गए सब। अभी इस टाइम आज तो 80 रुपए किलो आया थोक में, 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो पहले कितने भाव में बिक रहे? पहले थे 20-30 रुपए किलो। कितने दिनों से ये दाम बढ़े हैं? 10-12 दिनों में। और किसके दाम बढ़े हैं? ये अदरक हो गए 240। क्या आगे से आ नहीं रही है बारिश? आगे से महंगा आ रहा है। देखो टमाटर के भाव इसलिए बढ़े हैं कि मौसम के हालात खराब हो रहे हैं। इस टाइम मौसम में कोई सुधार नहीं आ रहा, रोज बारिश हो रही है, खेतों में पानी पड़ गया तो किसान का पूरा माल खराब हो गया। इस तरीके से इसके भाव इतने बढ़ गए जो बहुत माल कमा रहा। मैं एक हफ्ते पहले आया था तब 30 रुपए किलो थे टमाटर, आज आया हूँ तो 100 रुपए किलो रहे हैं टमाटर। और ना वो क्वालिटी है टमाटरों की, ना वैसा है कि गले गले से टमाटर हैं। और अदरक 260-240 रुपए किलो चल रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की कारगुजारी की जमकर सताइश। मेंढर के दूर दराज इलाके नाड़ में सैलाबी रेले में फंसे एक शख्स को मकामी लोगों ने बचा लिया। लोगों के मुताबिक मेंढर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके वजह से नदी नालों में पानी का बहाव भी तेज हुआ। पानी के तेज बहाव में फंसा शख्स काफी देर तक एक पत्थर पर खड़ा रहा, बाद में उसे बचाया गया। गासरन कुलगाम के शाराडंगी बागात में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। लाश के पास फैयाज अहमद लोन साकिना कोखर हामा का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक किराए के कमरे में खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। खातून का बिजनौर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक, पुलिस मामलात में मसरूफ। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने टैगोर हॉल श्रीनगर में दानिश्वरों की एक मीटिंग का एहतमाम किया। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के चंद नामवर दानिश्वरों और रहनुमाओं ने शिरकत की। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना और अभिजीत जसूटिया मेहमान खुसूसी रहे। तंजीमुल मकातिब कश्मीर के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमत पर मरकजी जामा मस्जिद मागाम में मजलिस तरहीम मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमत को याद किया गया। तकरीब से पहले उनकी कब्र पर गुलाह अक़ीदत पेश किए गए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों और तंजीमुल मकातिब के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। संघ के सदर हरबंस चौधरी ने कहा कि 28 जून को जम्मू क्लब ऑडिटोरियम में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार में हुकूमती नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका अफराद शिरकत करेंगे। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल अजहा मनाई गई। मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद अदा की गई। हुज्जाज इकराम 10 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद मुजदलिफा से वापस मिना रवाना हुए और हजरत इब्राहिम की सुन्नत की पैरवी में हुज्जाज इकराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हुज्जाज कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल दिया गया। फिर हुज्जाज तवाफ व ज़ियारत कर रहे हैं और सफ़ा मरवा के दरमियान
आम लिबास में सही कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जुमेरात को ईद मनाई जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान के 2 दिन बाद के जम्मू कश्मीर में जल्द ही जमहूरी अमल शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तमाम असेंबली सीटों के लिए मुमकिना उम्मीदवारों की निशानदेही के लिए दाखिली अमल शुरू कर दिया है। राजनाथ ने हाल ही में पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के साथ कोर ग्रुप की मीटिंग की और उनसे कहा था कि तमाम सीटों के लिए मुमकिना उम्मीदवारों की शनाख्त करें। पार्टी हर हलके से 5 से 6 मुमकिना उम्मीदवारों की निशानदेही करेगी और फिर हतमी फैसला इंतखाबात के ऐलान के बाद किया जाएगा। अंजुमन औकाफ का कहना है कि हुक्काम ने अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद को मुतल्लिक किया है कि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया के अफसरान ने आज सुबह अंजुमन औकाफ के ओहदेदारों को इस फैसले से आगाह किया। अंजुमन औकाफ ने गुज़श्ता रिवायात को मद्देनजर रखते हुए ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा करने का ऐलान किया था। नमाज की इजाज़त न मिलने पर अंजुमन औकाफ ने कहा कि ईदगाह में नमाज को रोकना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने अंजुमन औकाफ ने मीर वाइस कश्मीर की मुसलसल नजरबंदी की भी मजम्मत की, जो रिवायती तौर पर ईद की नमाज से काबिल ईदगाह में ईद का खुतबा देते हैं। मीर वाइस वस्ती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों से कहा कि ईद के मौके पर रसूमात और खुराफात से गुरेज किया जाए। उन्होंने ईद की खुशियों के मौके पर गरीबों और मिस्किनों का खास ख्याल रखने पर जोर दिया और साथ ही आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, मोहब्बत, हमदर्दी, दोस्ती और मुस्बत जज्बात के पैगाम को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईद का स्पिरिट है, कुर्बानी का स्पिरिट है, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। कुर्बानी का मतलब है दूसरे के लिए एहसार करना, दूसरे के लिए अपनी किसी चीज़ को निशावर करना, किसी बुलंद नस्बुल ऐन के लिए अपनी कोई चीज़ कुर्बान करना, इसी का नाम कुर्बानी है। लेकिन हम सिर्फ रस्मियात में उलझ के रह गए हैं। हम फजूल खर्चियाँ करते हैं, हम आतिशबाजियाँ करते हैं, हम सिर्फ जानवर को ज़बह करना ही समझते हैं कि हमने कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर दिया। हालांकि जो इंसान के नफ्स में जो मनफी जज्बात होते हैं, जो बुराई के जज्बात होते हैं, जिस तरह जानवर को अलामतन हम ज़बह करते हैं, इसी तरह हमें अपनी मनफी जज्बात को ज़बह करना चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें मोहब्बत को आम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। जो बग़ुज़ की बात है, जो हसद की बात है, बदखाही की बात है, लालच की बात है, ये सब बातें मनफी जज्बात हैं। इन मनफी जज्बात को ख़त्म करना और मस्बत जज्बात को फ़रोग देना। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर दिया गया है। पहलगाम और बालतल से 1 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर यात्रियों का पहला काफिला अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए रवाना होगा। यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के हाई टेक इंतजामात से लेकर ट्रैक क्लियरेंस और दीगर कामों को भी मुकम्मल किया गया है। आप देखिए हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुद्दसर खादरी की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और बालतल से 1 जुलाई को यात्रियों के पहले जत्थे की रवानगी के साथ इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज होगा। 2 माह तक चलने वाली इस यात्रा के लिए इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है। चंदनवाड़ी और बालतल से मुकद्दस अमरनाथ गुफा तक के पहाड़ी रास्ते को बीकन ने आमदरफ्त के लिए बहाल किया है, जबकि सिक्योरिटी के हाईटेक इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। लास्ट मिनट्स हम मॉक ड्रिल्स भी हो रही है, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हो, चाहे तत्काल हेल्प की हो, हेल्थ वाइज सर्विस प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग भी दी गई है। और इस बार बिल्कुल पिछले सालों की ही तरह बिल्कुल से भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल सख्त तरीके से यात्रा जाएगी। लोकल जो स्टेक होल्डर्स है उनका रोल काफ़ी क्रूशल रहेगा कि वो जैसे आता रहा है वैसे ही इसमें भी कंटिन्यू करेंगे। और मेरा मानना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है, बल्कि लोकल इकॉनमी
और टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहता है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी आपने देखा होगा जितने भी माकूल इंतजामात करने हैं वो हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज, CRPF, BSF, ITBP व दीगर एजेंसियों की खिदमत भी तलब की गई है, जबकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत दीगर मकामात पर ड्रोन सर्वेलेंस कैमरों को भी नस्ब किया गया है। GPS और RFID की मदद से यात्रियों के लिए एक मुनज़्ज़म ट्रैकिंग सिस्टम को भी मुतारफ किया गया है। दुनवन बेस कैंप पहलगाम में है और आप देख सकते हैं किस तरह से इस बेस कैंप में जो है तैयारियां वो जोरों शोरों पर है। और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी ऑलरेडी डिप्लॉयड है और आप देख सकते हैं किस तरह से इसको पूरे एरिया को फेंस किया। 1 जुलाई को यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा मुक़द्दस गुफा की जानिब और वहाँ पर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से हज़ारों यात्रियों पर मुश्तमिल पहला जो जत्था है, पहला जो काफिला है वो रवाना होगा। और हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है उस पर भी तैयारियां जोरों शोरों से है और जो बंकर्स है, खुसूसी बंकर्स वो कायम किए जा रहे हैं। और ख़ासकर जिस तरह से यहाँ दिख रहा है कि जो एक्सटीरियर व्यू है सिक्योरिटी का वो CRPF ने इसको कंट्रोल में ले लिया है। जो कश्मीर के लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनका ख़ास तौर पर इस यात्रा में एक अहम किरदार रहता है और सदियों से यही देखा जा रहा है कि जो अमरनाथ यात्रा है इसके खुशगवार और पुरअमन इनेकाद के लिए यहाँ के लोगों ने जो है कलीदी रोल अदा किया। इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों को भी यात्रा का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स जिनमें मकामी घोड़ेबान, टेंट वाले और पट्टों वाले भी शामिल हैं, पहले ही मुख्तलिफ पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मुक़द्दस गुफा तक मौसलाती और इंटरनेट सिस्टम को भी बहाल कर दिया गया है। लोग इंतजार में, चाहे गाड़ी वाला है, डोली वाला है, टेंट वाला है या होटल वाला है, इंतजार में। इस बार उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इंतजाम भी बहुत अच्छा है। 2 महीना जो भी पैसा हम कमाते हैं, चाहे हमारा बच्चा पढ़ता है, चाहे हमारे घर में जो भी खर्चा होता है वो तो यात्री के ऊपर ही होता है, क्योंकि हमारा यात्री पे ही सब मेन रोल है कि यात्रा में जितना भी हम पैसा कमाते हैं वही बाकी 10 महीना 11 महीना चलता रहता है। और जब यात्री आते हैं तो वो अपने एक मन में एक बिलीफ लेके आते हैं, तो जब उन्हें हम अच्छे से पूछते हैं और खुश जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारा यहाँ पर रहना, हमारे कश्मीर का नाम बढ़ गया है। तो काफ़ी एक्साइटेड है यात्रा के आने से भी। एंड अब देखते हैं कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है सब कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पहलगाम में थैंकफुली वी हैव दिस यात्रा एवरी ईयर, अमरनाथ यात्रा, जिसको हमें वेलकम करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि स्मूथली सारा कुछ हो जाए। एंड वी एज कश्मीरी हाउ वी वेलकम एंड होस्ट, वी आर एनीवेज वेरी वेल नोन फॉर द हॉस्पिटैलिटी, कि हम कैसे उनको होस्ट करें। तो मेक श्योर कि उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अच्छे से हो, स्मूथली सब कुछ हो और वो वापस इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके मैसेज करने करें हाउ हैप्पी पीसफुल दिस प्लेस इज़ एंड द टूरिज्म ग्रोज इन अबंडेंस। कुदरती आफात और मौसमी हालात से निपटने के लिए NDRF ने मॉक ड्रिल्स का एहतमाम पहले ही किया है, जबकि मौसमी हालात पर नजर रखने के लिए हाईटेक राडार सिस्टम को भी इस बार मुतारफ किया गया है। यात्रियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ बेस कैंपों में बिजली और पानी का खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट।